हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा एकेटीयू में एमसीए इंटीग्रेटेड जो कोर्स चलता है उसके थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट चल रहा है कंप्यूटर नेटवर्क्स, उसकी आज मैं यूनिट 1 स्टार्ट कर रही हूँ। उसका लेक्चर नंबर 1 है आज, और इसमें क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे वो देखते हैं। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, इससे अपनी अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट करेंगे। डेटा फ्लो क्या होता है, नेटवर्क क्राइटेरिया क्या होता है, कितने टाइप के कनेक्शंस होते हैं, और टोपोलॉजीज और उसके टाइप्स, ये सब चीजें हम यहाँ देखेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है। धीरे धीरे आपका फ्लो बन जाएगा, आपको सारी चीजें इजीली समझ में आएंगी। और साथ साथ इसके अंदर ऑलरेडी जो क्वेश्चंस एकेटीयू में पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पर आपको मेंशन मिलेंगे, और वो सारे आपके इस लेक्चर के अंदर कवर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट 1 का सिलेबस है बेटा। इसमें आपका इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट जो है वो हम पढ़ते हैं, और यहाँ पर कौन कौन सी मिक्स्ड चीजें, मैं बेसिकली आप इस तरह से अगर टॉपिक वाइज देखेंगे तो आपको एकदम से नहीं दिखेगा। जैसे नेटवर्क टोपोलॉजी आपको यहाँ दिखेगी, टाइप्स ऑफ कनेक्शंस आपको यहाँ दिखेंगे। मैं उस ऑर्डर में आपको बता रही हूँ जिससे कि आपके सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग सीक्वेंशियल रहे। ठीक है, तो हम एक ऑर्डर में लेके चलेंगे और फिर धीरे धीरे सारे टॉपिक्स जो होंगे उनको कवर अप करते जाएंगे। चलिए, तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके कवर अप हो जाएंगे। एक बार मैंने ये आपको दिखा दिया, उसके बाद जब हम पढ़ेंगे देन आई विल रीड देम आउट, आपको अपने आप समझ आएगा। और ये वही क्वेश्चन है जो एकेटीयू में यूजुअली पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यही आपको यहाँ से देख रहे हैं कि किस तरह से आप इसको लिखेंगे। एकेटीयू की एमसीए इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर के लिए नए सेशन 2026-27 के अकॉर्डिंग जो आपका कंप्लीट कंटेंट है, टोटल जो 7 सब्जेक्ट्स हैं दोनों सेमेस्टर्स में, सेमेस्टर 5 और 6 को मैच करके मिला के उसका जो कॉम्बो पैक है वो गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में अवेलेबल हो चुका है। उसमें आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, वन शॉट और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज आपके कवर अप होंगे बहुत डिटेल में। और क्विक रिवीजन के लिए नेचुरली आपको वन शॉट वीडियोस भी मिलेंगी, जिससे कि आप एग्जाम टाइम पर बहुत फास्ट रिवीजन यूनिट का कर सकें। ठीक है, तो ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं बेटा, किसी तरह का कोई डाउट है तो आप इन पर फोन करके पूछ सकते हैं। मैं अपना सब्जेक्ट अब पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो कॉम्बो पैक में आप खाली 5th सेम का भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पूरे साल का ले, सिर्फ एक एक सेमेस्टर का करके भी आप कॉम्बो पैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं। चलिए, अब अपनी जो सब्जेक्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क, सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क पे तो मैं बाद में आऊंगी, उससे पहले सबसे पहले ये देखो कि हम कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, नेटवर्क बेसिकली किस लिए होता है। भाई इन जनरल हम कहते हैं कि 4-5 लोगों का या 10 लोगों का एक नेटवर्क बना हुआ है। नेटवर्क का मतलब सम ग्रुप ऑफ पीपल, सम बंच ऑफ पीपल विच आर समहाउ कनेक्टेड, वो किसी तरह कनेक्टेड है ना, और वो उनके बीच में डेटा, इंफॉर्मेशन, ये चीजें शेयर होती हैं, उसको हम जनरली एक नेटवर्क बोल देते हैं, नेटवर्क ऑफ पीपल बोल देते हैं। तो कम्युनिकेशन इज द मेन थिंग दैट इज एस्टैब्लिश्ड अमंग डिफरेंट डिवाइसेस और अमंग डिफरेंट पीपल। अगर हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं और वो कंप्यूटर अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर रखे हैं, कोई एक कंट्री में, कोई दूसरे कंट्री में, एक ऑफिस में, दूसरे ऑफिस में, मल्टीपल कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर, है टू फॉर्म अ नेटवर्क, है ना। ऐसा नेटवर्क जिसमें कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हैं उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कह देते हैं। तो जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो है डेटा को, इंफॉर्मेशन को, डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को, सर्विसेज को शेयर करना, है ना। एक के पास कोई चीज अवेलेबल है तो वो आप मल्टीपल प्लेसेस पर शेयर कर पाए, जिससे कि इजीली व क्विकली वो जो काम है, अगर कॉमन प्रोजेक्ट पे 4 एम्प्लॉय हैं जो किसी कंपनी के काम कर रहे हैं तो नेटवर्क की हेल्प से दे कैन शेयर देयर प्रोजेक्ट वर्क। तो इस चीज के लिए कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो जो बेसिक टर्म है वो है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब डेटा कम्युनिकेशन जो वर्ड है उसमें 2 वर्ड आते हैं, एक डेटा और एक कम्युनिकेशन। सबसे पहले डेटा की बात करते हैं। डेटा क्या होता है, किसी भी चीज का रॉ फैक्ट, any raw figure, raw fact which you collect about something is called data. Like अगर आप फिजिक्स में मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट में आप कुछ रीडिंग्स लेते हैं तो दोज रीडिंग्स आर डेटा, है ना। और जब उन रीडिंग्स से फाइनली कैलकुलेट करके आप एक रिजल्ट निकालते हैं, दैट रिजल्ट बिकम्स इंफॉर्मेशन। तो व्हेन यू ऐड सम मीनिंग टू दैट डेटा, दैट बिकम्स इंफॉर्मेशन, है ना। तो इंफॉर्मेशन या डेटा को कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच डेटा और थॉट्स और थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस आर ट्रांसफर टू अनदर प्लेस, है ना। तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि 2 लोग, 2 कंप्यूटर, 2 डिवाइसेस आपस में डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, देन ओनली वी कैन से दे आर कम्युनिकेटिंग।
है ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर दो डिवाइसेस समहाउ कनेक्टेड हैं तो क्या जरूरी है कि दो डिवाइसेस जो कनेक्टेड हैं वो कम्युनिकेट भी कर सकती हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कम्युनिकेट वो कर पाएगा जो एक दूसरे की बात समझ पाएगा। मान लीजिए मैं हिंदी में बात कर रही हूँ और मेरे सामने एक बंदा बैठा हुआ है, उसको इंग्लिश समझ में आती है, तो हम लोग एक ही रूम में मान लीजिए आमने सामने अक्रॉस द टेबल बैठे हैं, लेकिन हम कनेक्टेड तो हैं, वी कैन टॉक इफ यू वांट, लेकिन अगर हम एक दूसरे की लैंग्वेज ही नहीं समझते तो वी कैन नॉट बी कम्युनिकेटिंग एट द सेम टाइम, हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेट करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए जिस पर हम दोनों को एग्री करना चाहिए, मतलब कि किस तरह से हम कम्युनिकेट करें, किस फॉर्मेट में कम्युनिकेट करें कि दोनों को समझ में आए। ठीक है, तो जो डेटा कम्युनिकेशन होता है उसके कुछ मैंडेटरी कंपोनेंट्स हैं जिनका होना जरूरी है एक इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन के लिए। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो? बेसिकली अगर हम देखें तो डेटा कम्युनिकेशन की जनरल जो डेफिनेशन है वो क्या है? एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज वायर, वायर केबल कह सकते हैं, वायरलेस भी हो सकता है। तो मतलब दो कंप्यूटर्स के बीच में, दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, एक्सचेंज ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन है, किसी कम्युनिकेशन मीडियम या ट्रांसमिशन मीडियम का यूज करके, उस प्रोसेस को हम डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन? देखिए, जब आप डेटा को कम्युनिकेट करेंगे तो आपके पास एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। सेंडर कौन होगा? जो मैसेज सेंड करेगा। रिसीवर कौन होगा? जो उस मैसेज को रिसीव करेगा। इनके बीच में एक मीडियम होगा जिसको हम ट्रांसमिशन मीडियम या कम्युनिकेशन मीडियम कहेंगे, जिसके थ्रू वो डेटा यहाँ पर ट्रेवल करके दूसरे तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गई। चौथा पॉइंट क्या हुआ? चौथा कंपोनेंट क्या हुआ? वो मैसेज जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो चार चीजें तो हमें पता है भाई, सेंडर होगा, रिसीवर होगा, वो मीडियम होगा जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट करेंगे, और साथ में वो मैसेज जो ये आपस में एक्सचेंज करेंगे। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए नई है वो क्या है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? दीज आर द सेट ऑफ रूल्स, कुछ सेट ऑफ रूल्स जिनके ऊपर सेंडर और रिसीवर दोनों एग्री करेंगे। सेम सेट ऑफ रूल्स पर सेंडर काम करेगा, उसी सेट ऑफ रूल्स पर रिसीवर काम करेगा। मतलब सेंडर को पता है कि उसे किन रूल्स को फॉलो करके कम्युनिकेशन करना है, वही रूल्स रिसीवर को भी पता है, सेम सेट ऑफ रूल्स रिसीवर भी फॉलो करेगा और कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है, तो दो सेट ऑफ रूल्स ऑन विच सेंडर एंड रिसीवर बोथ कंप्लाई एंड एग्री इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉल। तो दो डिवाइसेस के कम्युनिकेट करने के लिए खाली उन दो डिवाइसेस का कनेक्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, दे शुड बी agreed to the same protocol stack, to the same standard, to the same set of rules. Those are called protocols. Same set of protocols, same set of rules को follow करेंगे, then only those two devices can be communicating. So for communication these protocols are most important thing. ठीक, तो यही जो चीजें मैंने आपको बताई वो यहाँ पर लिखी हुई है थ्योरी में। तो देखिए, मैसेज क्या है? वो इन्फॉर्मेशन जो शेयर हो रही है, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, नंबर्स हो, पिक्चर्स हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, इन एनी फॉर्म द इन्फॉर्मेशन दैट इज बीइंग शेयर्ड is called as message. Then sender is the device which is sending the data message. Receiver is the device which is intended to receive that data message. Transmission medium is the medium on which that data is traveled. ठीक है, where the message travels from sender to receiver, right? And then protocol are the set of rules that govern this data communication. मतलब इस data communication को करने के लिए कौन कौन से rules हैं जो follow sender भी करेगा और रिसीवर भी करेगा, वो इसका प्रोटोकॉल कहलाते हैं। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। ठीक, कई बार दो नंबर में ये चीजें अलग से पूछ ली जाती हैं। अब इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है? भाई डेटा तो कम्युनिकेट कर रहे हो आप, दो डिवाइसेस हैं उनके बीच में डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन हाउ इफेक्टिव दैट डेटा कम्युनिकेशन इज, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें हैं? चार पॉइंट्स हैं जो कि डेटा कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को बताते हैं। पहला है डिलीवरी, दूसरा एक्यूरेसी, तीसरा टाइमलीनेस और चौथा जिटर। डिलीवरी का मतलब क्या है? डिलीवरी का मतलब है कि एक सेंडर से रिसीवर को आप डेटा भेज रहे हैं, तो जिस रिसीवर को डेटा जाना चाहिए उसी रिसीवर को डेटा मिले, करेक्ट रिसीवर ही डेटा को रिसीव करे और कोई उस डेटा को रिसीव ना करे। तो दिस मेन क्राइटेरिया इज कॉल्ड एज इफेक्टिवनेस के लिए फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डिलीवर वो करेक्ट डेस्टिनेशन को होना चाहिए। फिर दूसरा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि जो डेटा आप भेज रहे हैं, एज इट इज जो डेटा आप भेज रहे हैं वही डेटा सेम रिसीवर को मिले, उसमें कोई छेड़छाड़ बीच में ना हो, एरर कोई नहीं आनी चाहिए। एरर का मतलब क्या है? मान लीजिए डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, है ना, और वो बिट्स की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है, 100 बिट्स आप भेज रहे हैं, 1000 बिट्स आप भेज रहे हैं, अगर उन 1000 बिट्स में से एक भी बिट चेंज हो गई, 0 का 1 या 1 का 0 बन गया, तो आपका डेटा जो है वो एरर्ड हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्या कहता है कि जो डेटा आप कम्युनिकेट कर रहे हैं दैट मस्ट बी एररलेस।
एरर फ्री, एज इट इज डेटा चला जाए। फिर तीसरा है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस मतलब इंटेंडेड टाइम के अंदर, मतलब ऐसा नहीं है कि एक सोर्स से डेटा निकला और डेस्टिनेशन पर बहुत देर में पहुंचा तब जब उसकी वैल्यू खत्म होगी, उससे पहले जब वो रिक्वायर्ड था दैट डिडंट अराइव एट द डेस्टिनेशन। तो टाइमलीनेस का मतलब है द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा इन अ टाइमली मैनर, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है जिटर, जो आपके लिए नया है। जिटर का मतलब क्या है, देखो पहले ये सिंपल समझो, मान लीजिए ये एक सेंडर है, ठीक है, और ये कम्युनिकेशन मीडियम है और ये है आपका रिसीवर। इस सेंडर से रिसीवर पर कोई बड़ा मैसेज आपको भेजना है। हमने क्या किया, इस बड़े मैसेज के टुकड़े बना दिए, छोटे छोटे चार टुकड़े मैंने इसके बना दिए, जिसको हम कह रहे हैं, मान लो मैंने पैकेट्स बना दिए इसके। इन जनरल ये समझो, अब ये जो मैंने पैकेट्स बनाए ये अलग अलग डिले यूज करके पहुंचेंगे। भाई मान लीजिए पूरा का पूरा डेटा मुझे सेंड करना था, ये मेरा सेंडर था, ये मेरा रिसीवर था, और यहां से 1 2 3 4 पैकेट्स मैंने यहां से भेज रहे हैं। तो ये जितने भी पैकेट्स हैं ये यहां से लेके यहां तक ट्रेवल करेंगे। मान लो ये पहला वाला पैकेट जल्दी पहुंचा, दूसरे वाले पैकेट में थोड़ा ज्यादा टाइम मतलब लेट चल रहा है, तीसरा पैकेट बहुत दूसरे के बिल्कुल क्लोज चल रहा है, और चौथा वाला बिल्कुल यहीं पर लगा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो पैकेट्स हैं ये रिसीवर पर अलग अलग डिले के साथ पहुंचेंगे। मतलब मान लो पहला वाला 20 मिली सेकेंड टाइम लेके पहुंच गया, अगला वाला 50 मिली सेकेंड पर पहुंचा, फिर 10 मिली सेकेंड के बाद ही तीसरा आ गया, फिर 5 मिली सेकेंड के बाद चौथा आ गया। तो कहने का मतलब है कि जो अराइवल टाइम है इन पैकेट्स का रिसीवर पर वो अलग अलग है, इक्वल डिले नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, तो अनइवन रिसेप्शन होगा। मान लीजिए कोई वीडियो यहाँ से जा रही है और वो वीडियो यहाँ पर रिसीव हो रही है, तो वो अलग अलग टाइम पर उसके जो डिफरेंट पैकेट्स हैं, डिफरेंट सेक्शंस आपने वीडियो के बनाए, वो अलग अलग डिले लेके पहुंचेंगे। तो यहाँ पर जो क्वालिटी रिसीव होगी वो अच्छी नहीं होगी, अनइवन डिलीवरी यहाँ पर मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है ना, ये जो हैपनिंग हुई, इसको हम जिटर बोलते हैं। तो जिटर क्या है, डिले जो है अब जो कांस्टेंट नहीं होते, वेरिंग डिले होते हैं। प्रोसेस अराइवल टाइम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डिले से होता है। तो देखिए, इट रेफर्स टू द वेरिएशन इन द पैकेट अराइवल टाइम। अराइवल टाइम जो है वो अलग अलग है सबका। इट इज द अनइवन डिले इन डिलीवरी ऑफ ऑडियो और वीडियो पैकेट्स। मान लीजिए कहीं ऑडियो आप भेज रहे हैं, तो ऑडियो कुछ कंटेंट उसका अभी मिल गया, कुछ बहुत देर बाद मिला, कुछ तुरंत मिल गया, तो जो ऑडियो की या वीडियो की क्वालिटी होगी वो सफर करेगी। तो इसलिए जिटर जो है उसको मिनिमाइज करना होता है ना, कि मतलब जितने भी कंपोनेंट्स या जितने भी सेक्शंस आपने बनाए हैं अपने डेटा के, वो इवन डिले के साथ पहुंचे, अनइवन डिले के साथ ना पहुंचे। तो इन चीजों को हमें इंश्योर करना होता है इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन के लिए। पहली बात तो ये हो गई। अब उसके बाद आता है आपका अगला टॉपिक, डेटा फ्लो। डेटा फ्लो का मतलब क्या है कि दो डिवाइसेस के बीच में जो डेटा कम्युनिकेट हम करते हैं वो कितने, इसे हम मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर भी बोल सकते हैं, कितनी तरीके से वो अचीव होता है। 3 तरीके से हम उसे अचीव करते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। सिंपल समझो पहले, सिंप्लेक्स का मतलब क्या है। सिंप्लेक्स ये कहता है कि मान लीजिए ये मेन फ्रेम सिस्टम है, 2 सिस्टम है, सिंपल समझो 2 सिस्टम है, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को डेटा ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन दूसरे से पहले को डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डेटा जा सकता है, दूसरी जो सिस्टम है वो सिर्फ डेटा को रिसीव करेगा। एक सिस्टम डेटा भेजेगा, दूसरा वाला रिसीव करेगा, जो रिसीवर है वो डेटा सेंड नहीं कर सकता। ऐसे मोड ऑफ ट्रांसफर या ऐसे डेटा फ्लो को हम सिंप्लेक्स डेटा फ्लो बोलते हैं। कैसे, जैसे हम मॉनिटर और कीबोर्ड के बारे में बात करें, तो कीबोर्ड इंफॉर्मेशन जो देगा वो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो सकती है, लेकिन मॉनिटर जो इंफॉर्मेशन देगा वो कीबोर्ड से बाहर नहीं आ सकती। तो वन वे कम्युनिकेशन है ना। तो सच काइंड ऑफ डेटा फ्लो इज कॉल्ड एज सिंप्लेक्स डेटा फ्लो, जहां पर सिर्फ एक डायरेक्शन में डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरी आती है हाफ डुप्लेक्स। जहां भी डुप्लेक्स की बात आती है तो डुप्लेक्स का मतलब है दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। ये एक सेंडर है, एक मतलब एक डिवाइस इधर है, एक डिवाइस इधर है, दोनों डिवाइस एक दूसरे को डेटा भेज सकती हैं, लेकिन एक साथ नहीं भेज सकती, साइमल्टेनियसली नहीं भेज सकती। जब एक डिवाइस डेटा भेज रही है तो दूसरी रिसीव करेगी, जब दूसरी डेटा भेज रही है तो पहली रिसीव करेगी। तो मतलब डेटा ट्रांसफर दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन अलग अलग टाइम पे होगा, एक साथ नहीं हो सकता। उसको कहते हैं सिंप्लेक्स, सॉरी हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब एक बार में आधा जो कम्युनिकेशन चैनल है एक डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट होगा, अगली बार दूसरी डायरेक्शन में होगा। दिस इज हाउ यू कैन डू इट। फिर आता है आपका तीसरा फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या है,
फुल डुप्लेक्स का मतलब है दोनों डायरेक्शन में एक साथ डेटा ट्रांसफर हो सकता है। डुप्लेक्स का मतलब दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर अलाउड है। बस हाफ डुप्लेक्स में एक बार में एक ही डिवाइस सेंड कर सकती है, दूसरी रिसीव करेगी। फुल डुप्लेक्स में दोनों एक साथ सेंड कर सकती है। जैसे हम टेलीफोन पे बात करते हैं, मान लीजिए आप किसी से फोन पे बात करें, तो फोन पे बात करते हुए दोनों जने एक साथ बोल सकते हैं, भले ही आपको अपनी बात समझ में ना आए, लेकिन बोल तो एक साथ सकते हैं। आपको समझ में तो आएगा सामने वाला बोल रहा है ना। तो उसको फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो डेटा फ्लो 3 तरीके से होता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ये चीजें ऐसी हैं जिनको बहुत डिटेल में नहीं जाना, बट यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, ठीक है। अलग से कहीं ना भी लिखा हो तो भी आपको ये पता है, होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल चीजें जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो वहां इन टर्म्स का वहां पर यूज होगा कि हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता है, सिंप्लेक्स मोड में काम करता है। तो ये बात आपको यहाँ से क्लैरिटी बनाएगी, ठीक है। ये सब चीजें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हैं जो मैंने आपको बता दी। सिंप्लेक्स क्या है? कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होगा, वन वे स्ट्रीट की तरह। वन वे स्ट्रीट मतलब कि एक रास्ता बनाया हुआ है ना, एक ही डायरेक्शन में चलेगा। मतलब वन वे स्ट्रीट का मतलब है एक यहाँ से वहां तक पहुंच सकता है, वहां से यहाँ तक वापस नहीं आ सकता। हाफ डुप्लेक्स का मतलब है बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम। और फुल डुप्लेक्स में बोथ द स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव एट द सेम टाइम। वो सब चीजें यहाँ पर लिखी हैं, यू जस्ट नीड टू रीड इट वंस। बस एक बार उसको रीड करना है, जो मैंने बताया वही चीजें एग्जैक्टली यहाँ पर लिखी हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अननेसेसरी रीडिंग में आपका लेक्चर की लेंथ इंक्रीज ना हो। तो हम मेन जो पॉइंट है वहां पर जहां फोकस हमें करना है समझने पे, उसको पढ़ के आके चलेंगे। तो देखिए बेटा, अगला आता है आपका नेटवर्क क्राइटेरिया। ये स्पेसिफिकली कई बार पूछ लिया जाता है, नेटवर्क क्राइटेरिया क्या होता है। तो नेटवर्क क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई नया नेटवर्क सेटअप करते हैं तो उसकी मतलब क्या क्राइटेरिया हैं जो उस नेटवर्क को मीट आउट करने चाहिए, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अच्छे नेटवर्क के लिए जरूरी है। तो देखिए क्या है, सबसे पहला है परफॉर्मेंस। नेटवर्क क्राइटेरिया में पहला नेटवर्क क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? पहला, ट्रांजिट टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। अब ट्रांजिट टाइम का मतलब क्या है? मान लीजिए ये सेंडर है और ये रिसीवर है, और आप यहां से किसी एक मैसेज को, कंप्लीट मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक भेजना चाहते हैं। तो ये कंप्लीट मैसेज यहां से निकल के यहां पहुंच जाए, इसके ड्यूरेशन में जो टाइम लगा उसको हम ट्रांसमिशन टाइम या ट्रांजिट टाइम कहते हैं। कंप्लीट मैसेज को सेंडर से निकल के रिसीवर तक पहुंचने में जो टोटल टाइम लगता है, दैट टोटल टाइम इज कॉल्ड एज ट्रांजिट टाइम। दैट शुड बी मिनिमाइज्ड। जल्दी से जल्दी मैसेज डिलीवर होना चाहिए। तो देखिए, दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ मैसेज टू ट्रैवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। फिर अगला है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या हुआ? इसी चीज के लिए बात करो कि अगर मान लो ये सेंडर है और ये रिसीवर है, मान लीजिए सेंडर ने यहां से कोई क्वेरी भेजी, ये क्वेरी यहां से निकली और यहां तक पहुंची, फिर इसने रेस्पॉन्स बनाया और वो रेस्पॉन्स यहां से निकला और यहां पहुंचा, है ना। तो इसने जब क्वेरी की तब से लेकर जब तक इसको रेस्पॉन्स मिला, उसके बीच में जो टाइम लैप्स हुआ उसको रेस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। तो देखिए, elapsed टाइम मतलब जितना टाइम टोटल लगा बिटवीन एन इंक्वायरी एंड अ रेस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स आने में कितनी देर लगी। तीसरा है आपका नंबर ऑफ यूजर। नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? कितने नंबर ऑफ यूजर हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूजर होंगे नेटवर्क की परफॉर्मेंस उतनी ही कम होगी। भाई ऑब्वियस सी बात है कि नेटवर्क में कुछ पहले से कुछ रिसोर्सेज हैं, जितने ज्यादा लोग उसे यूज करेंगे उतनी ही ज्यादा नेटवर्क की परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी। डिग्रेड होने का मतलब भाई थोड़ा सा स्लो तो नेटवर्क नेचुरली होगा ना, क्योंकि उसके रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे होंगे, है ना। तो ऐसे ही द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, किस टाइप का ट्रांसमिशन मीडियम आप यूज कर रहे हैं, वायर्ड यूज कर रहे हैं, वायरलेस यूज कर रहे हैं, उसके अंदर किस तरह का मटेरियल आप यूज कर रहे हैं। अगर वायर्ड यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस कैसी होगी। कौन कितनी बैंडविड्थ को सपोर्ट कर रहा है, कौन सा तार जल्दी गर्म हो जाता है ना, तो उसकी परफॉर्मेंस नेचुरली कम हो जाएगी। द कैपेबिलिटीज ऑफ हार्डवेयर, नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने में जो आपने हार्डवेयर लगाया वो कितना अच्छा है। जो अच्छा एलिवेटेड मॉडर्न हार्डवेयर आप यूज कर रहे हैं जिसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है, ऐसे नेटवर्क की परफॉर्मेंस बेटर होगी। फिर एंड एफिशिएंसी ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर कैसा यूज किया आपने, सॉफ्टवेयर कैसा यूज किया, कितने यूजर उसे यूज कर रहे हैं, किस टाइप का ट्रांसमिशन मीडियम आप यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं। फिर है थ्रूपुट एंड डिले। थ्रूपुट एंड डिले का क्या मतलब? ये बिल्कुल अम्ब्रेला टर्म्स है। डिले इज एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म मतलब इसके अंदर बहुत सारे तरह के डिले आते हैं। अभी एक एक करके जब हम यूनिट 1 में मैं पढ़ाऊंगी आपको परफॉर्मेंस डिटेल में, तो मैं इसका न्यूमेरिकल्स पे कराऊंगी, उसके टाइप्स भी बताऊंगी क्या होते हैं। तो थ्रूपुट का क्या मतलब है? थ्रूपुट बेसिकली ये है कि आप यूनिट टाइम में, एक फिक्स टाइम में कितने नंबर ऑफ मैसेजेस यू कैन सेंड फ्रॉम अ सेंडर टू अ
रिसीवर। मतलब एक नेटवर्क के ऊपर एक यूनिट टाइम में कितने पैकेट्स, कितना मैसेज, कितना डेटा सेंड किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट ऑफ दैट नेटवर्क। तो थ्रूपुट मैक्सिमाइज होना चाहिए, एक यूनिट टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो जाना चाहिए। तो थ्रूपुट शुड बी मैक्सिमाइज्ड, है ना, मैक्सिमम थ्रूपुट होना चाहिए। और डिले शुड बी मिनिमाइज्ड। डिले का मतलब क्या हुआ, मल्टीपल टाइप के डिले होते हैं, ट्रांसमिशन डिले, प्रोपेगेशन डिले, है ना, कोई क्यूइंग डिले, परफॉर्मेंस डिले, ये आप पढ़ेंगे अलग अलग। तो डिले बेसिकली किसको कहते हैं कि किसी भी काम को करने में कुछ टाइम लग रहा है, उसको हम डिले कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक मैसेज भेजा, उस मैसेज को मेरे एंड से निकल के रिसीवर तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो भी एक डिले है ना। एक बिट को ट्रैवल करने में जो टाइम लगा डेस्टिनेशन तक, वो प्रोपेगेशन डिले है। मान लीजिए मैंने एक डिवाइस है, उस डिवाइस पर मेरा मैसेज पहुंचा, उस डिवाइस ने उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड किया, तो उसमें उसे आगे फॉरवर्ड करने में जितना टाइम लगा वो फॉरवर्डिंग डिले है। या उसने उस पैकेट को खोल के देखा तो वो प्रोसेसिंग डिले है। तो मल्टीपल टाइप के डिलेज जो है वो पैकेट्स एक सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचता है तो डिफरेंट टाइप के डिलेज इंट्रोड्यूस करता है। तो ओवरऑल ये जो डिलेज होते हैं ना, टोटल डिलेज, इनको हम लेटेंसी बोल देते हैं, टोटल टाइम जो उसको लग रहा है, दैट शुड बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, थ्रूपुट शुड बी मैक्सिमाइज्ड, डिले शुड बी मिनिमाइज्ड। चलिए इनके ऊपर खूब न्यूमेरिकल करेंगे, वहां पर अच्छे से समझ में आएंगे। अभी के लिए फिलहाल बस समझो कि जो नेटवर्क के क्राइटेरियाज हैं उसमें परफॉर्मेंस में क्या क्या चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है और उनको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। फिर रिलायबिलिटी आ जाती है। नेटवर्क की रिलायबिलिटी किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर एंड टाइम इट टेक्स अ लिंक टू रिकवर फ्रॉम अ फेलियर। मतलब मान लीजिए आपने कोई नेटवर्क बना रखा है, ये आपने एक नेटवर्क बना रखा है, इस नेटवर्क के अंदर बहुत सारे लिंक्स हैं, ये मान लीजिए अलग अलग डिवाइसेस हैं, है ना, डिवाइसेस आपने कनेक्ट कर रखी हैं। अब जो पूरे नेटवर्क के अंदर मान लीजिए 100 डिवाइसेस हैं, उन 100 डिवाइसेस के अंदर बहुत सारे लिंक्स हैं जो आपने कनेक्ट कर रखे हैं, है ना। अब कितनी फ्रीक्वेंटली वो लिंक्स फेल हो रहे हैं, दो डिवाइसेस के बीच में कोई लिंक फेल हो गया, अगली दो डिवाइसेस के बीच में कोई लिंक फेल हो गया, तो जितनी ज्यादा लिंक फेल होंगे उतनी ज्यादा नेटवर्क की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, उतना ही कम रिलायबल नेटवर्क होगा, पहली चीज। और दूसरा, अगर लिंक फेल हो भी रहे हैं तो कितनी जल्दी रिकवर हो रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी नेटवर्क की रिलायबिलिटी, है ना। ज्यादा रिलायबल नेटवर्क कौन सा होगा, जिसके लिंक जो फेल हो रहे हैं वो कम फ्रीक्वेंसी से फेल हो रहे हैं, ज्यादा फेल जल्दी जल्दी नहीं हो रहे, और अगर फेल हो भी रहे हैं तो बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं। तो रिलायबिलिटी इन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। और दूसरा, नेटवर्क कितना रोबस्ट है कैटास्ट्रॉफ सिचुएशंस में। मतलब मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई और वहां पर कुछ वायर्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो ऐसा तो नहीं है कि नेटवर्क बिल्कुल ठप हो गया। रोबस्टनेस का मतलब है कि किसी परेशानी में नेटवर्क अपने आप को कैसे रिस्टोर करता है। क्या आपके पास जे वो कहते हैं ना बी प्लान क्या है, अगर मान लीजिए ए प्लान फेल हो रहा है तो बी प्लान क्या है नेटवर्क को रिस्टोर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज रोबस्टनेस ऑफ अ नेटवर्क। कि जल्दी से कोई अगर कोई इधर उधर कुछ लिंक फेल होते हैं तो नेटवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीजें एक रिलायबल नेटवर्क को जनरेट करती हैं, दैट शुड बी देयर, है ना। नेटवर्क आप बना रहे हो, दैट शुड बी अ रिलायबल नेटवर्क, अ रोबस्ट नेटवर्क। देन आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि जो नेटवर्क बना है उस पर कोई ईव्सड्रॉप ना कर पाए। ईव्सड्रॉप मतलब कोई एक्सटर्नल अनऑथेंटिकेटेड यूजर जो है वो उस नेटवर्क के ऊपर जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है उसको इंटरसेप्ट ना करे, उसमें इंटरफेरेंस ना कर पाए। तो जो भी आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं उस नेटवर्क के ऊपर, दैट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, डैमेज एंड इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकवरी फ्रॉम द ब्रीचेस एंड डेटा लॉसेस। मतलब अगर डेटा खराब हो गया, डेटा लॉस हुआ है या किसी ने डेटा को ब्रीच कर लिया है, इंटरसेप्ट कर लिया है, तो कैसे आप उसको नेटवर्क को उस चीज से रिकवर कराएंगे, रिस्टोर कराएंगे, ये चीज नेटवर्क की सिक्योरिटी का मेजर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो दीज आर द नेटवर्क क्राइटेरियाज दैट हैज टू बी मेट। ठीक है, फिर आते हैं आपके टाइप ऑफ कनेक्शन। कितने टाइप के कनेक्शंस होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिक एबीसीडी जिसे कहते हैं ना कंप्यूटर नेटवर्क की, वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहां से देखो, थ्योरी बाद में देखेंगे, यहां से समझो। टाइप ऑफ कनेक्शन में एक पहला टाइप, सिंपल टाइप ऑफ कनेक्शन है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, और दूसरा होता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन। दो तरह के कनेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। पहले पॉइंट टू पॉइंट को समझो। दो स्टेशन हैं, दो डिवाइसेस हैं, दो कंप्यूटर हैं, दो मोबाइल हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो वो स्टेशन जो कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की लैंग्वेज में, हम उसको स्टेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब उन दो स्टेशंस के बीच में एक डेडिकेटेड लिंक है। डेडिकेटेड लिंक मतलब ये जो लिंक है ये और कहीं शेयर नहीं हो रहा, इन दो डिवाइसेस के बीच में एक डेडिकेटेड लिंक है। ऐसे कनेक्शन को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहते हैं। मतलब दो डिवाइस एक सेपरेट वायर के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। अब इस नेटवर्क की ये जो वायर है, इस वायर की पूरी कैपेसिटी, मतलब जितना डेटा ये एक बार में ट्रैवल कर सकता है, वो कंप्लीट कैपेसिटी इन्हीं दोनों स्टेशन के बीच में शेयर हो रही है।
और कोई इस वायर की कैपेसिटी को यूज नहीं कर रहा। पहली बात, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब है कि टोटल कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर लिंक इज यूटिलाइज्ड थ्रू these two stations only। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक कॉमन लिंक सिर्फ इन दो स्टेशन के लिए दिया हुआ है, ये दोनों इसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर कोई ऐसा कोई इंटरफेरेंस जैसी कोई चीज यहाँ नहीं लग रही। ऐसा नहीं है कि 3 डिवाइसेस हैं तो 2 के बीच में शेयर हो रहा है तो तीसरी सुन लेगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट इट प्रोवाइड्स अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन 2 डिवाइसेस। द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द लिंक इज रिजर्व्ड फॉर ट्रांसमिशन बिटवीन दोस 2 डिवाइसेस। एग्जांपल क्या है, कनेक्शन बिटवीन द रिमोट कंट्रोल एंड द टेलीविजन कंट्रोल सिस्टम। रिमोट और टीवी है ना, उनके बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनता है। ऐसे ही मल्टी पॉइंट कनेक्शन की बात करो, ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। इसमें देखिए एक कॉमन लिंक है, कॉमन लिंक पर मल्टीपल स्टेशन आपने कनेक्ट किए हुए हैं। अब यहाँ पर एक ही लिंक है और इस लिंक के थ्रू ही मल्टीपल स्टेशन आपने कनेक्ट किए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन स्टेशंस को आपस में बात करनी है तो ये इसी लिंक का यूज करके बात करेंगे। तो इसका मतलब ये जो लिंक है ये शेयर होगा डिफरेंट स्टेशंस के बीच में। कितनी तरह से शेयर हो सकता है? 2 तरीके से शेयर हो सकता है, स्पेशियली और टेम्पोरली। कैसे? स्पेशियली का मतलब है स्पेस में शेयर होना। स्पेस में शेयर होने का क्या मतलब है? आप इस लिंक को ऐसे मान सकते हैं, अभी के लिए फिलहाल जब तक हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे, ये मानिए कि ये लिंक एक पाइप की तरह है ना, और इस पाइप की पूरी कुछ बैंडविड्थ है जिसको ये यूटिलाइज करेंगे। तो मान लीजिए हमने इस तरह इस पाइप को इस तरह से इसके बैंड्स बना दिए, ऐसे ऐसे स्पेस बना दिए, है ना। इस वाले स्पेस में पहली डिवाइस, इसमें दूसरी डिवाइस और इसमें तीसरी डिवाइस इसको यूज करके अपना डेटा ट्रांसफर कर सकती है। तो बेसिकली क्या हुआ, इस लिंक को स्पेस में हमने शेयर कर लिया। जो टोटल कैपेसिटी थी उसी को 3 पार्ट में डिवाइड किया। कैसे डिवाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, बैंडविड्थ क्या होती है, अभी वो बात आपको नहीं पता। तो अभी आप इसको सिंपल समझो कि स्पेस में हमने इस लिंक की कैपेसिटी को डिवाइड किया और इंडिविजुअल स्टेशन अपने अपने स्पेस को यूज करके डेटा को ट्रांसमिट करता है। दिस इज हाउ दिस लिंक कैन बी शेयर्ड अमंग दीज डिवाइसेस। दूसरा है टेम्पोरली। टेम्पोरली का मतलब क्या है कि अब ये कह रहे हैं कि अब आप पूरे के पूरे लिंक को, एक डिवाइस पूरे लिंक को यूटिलाइज करेगी कुछ प्री डिफाइंड टाइम फ्रेम के लिए। मतलब मान लीजिए 5 मिनट के लिए कि ये जो स्टेशन है ये इस पूरे लिंक की कैपेसिटी को यूज करेगा। अगले 5 मिनट में अगला स्टेशन, फिर अगले 5 मिनट में तीसरा स्टेशन। तो कहने का मतलब क्या हुआ, टेम्पोरली मतलब इन टाइम, स्पेशली मतलब इन स्पेस। तो अगर इस लिंक को आप शेयर कर रहे हो स्पेस में, अलग अलग स्पेस में, तो आप कहोगे स्पेशली शेयर्ड लिंक। टेम्पोरली शेयर्ड लिंक का मतलब है टाइम में आपने डिवाइड कर दिया कि इतने टाइम तक तू कर, इतने टाइम तक तू कर। उस केस में क्या होगा कि पूरे लिंक की कैपेसिटी ये 2 स्टेशन के बीच में ही शेयर होगी। ठीक है, दिस इज हाउ दिस मल्टी पॉइंट कनेक्शन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। अब यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है, किस तरह से आप लिंक को एक्सेस कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। मल्टीपल डिवाइसेज एक साथ डेटा को सेंड ना करें इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत सारे जो मेजर्स होते हैं वो इस कनेक्शन के लिए हमें देखने होते हैं। और मेजरली इंटरनेट में ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर 2 स्टेशन के बीच में एक डेडिकेटेड लिंक रहे, तो मल्टी पॉइंट लिंक्स तो रहते ही रहते हैं और इन्हीं को हमें मैनेज करना होता है। दिस इज हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन कैन बी सीन। ठीक, फिर आती है आपकी टोपोलॉजीज। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन एग्जाम्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है और बहुत ईजी होता है ये। देखिए टोपोलॉजी का मतलब क्या है। टोपोलॉजी का मतलब ये है, देखिए सिंपल समझिए, मान लीजिए आपने कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है, तो टोपोलॉजी का मतलब है फिजिकली वो कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह से लेआउट होगा, फिजिकली किस तरह से वायर्स कनेक्टेड होंगे। तो वो जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है ना, जिस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क आपने एस्टेब्लिश कर रखा है कि किस कंपोनेंट को कहां से अटैच करना है, सबको इंडिविजुअली कनेक्ट करना है या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर कनेक्ट करना है, उसको फिजिकल टोपोलॉजी बोला जाता है। तो टोपोलॉजी मींस हाउ दैट नेटवर्क इज लेड आउट फिजिकली, किस तरह से आपने कनेक्शंस उसके बना रखे हैं। तो देखिए इट इज द वे इन विच अ नेटवर्क इज लेड आउट फिजिकली, एग्जैक्टली यही लिखा है। देयर आर 4 बेसिक टोपोलॉजीज पॉसिबल। कौन कौन सी? मैश, स्टार, बस और रिंग टोपोलॉजी। एक एक करके समझेंगे क्या मतलब है इस बात का। सबसे पहले मैश टोपोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। देखिए डायग्राम से समझिए, मैश टोपोलॉजी क्या कहती है। मान लीजिए हमारे पास 5 स्टेशन हैं, तो मैश टोपोलॉजी में हर स्टेशन के बीच में एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हर 2 स्टेशन के बीच में एक लिंक है जिसके थ्रू वो 2 स्टेशन आपस में बात कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह ये स्टेशन है, ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है, चारों से कनेक्टेड है। इसी तरह ये स्टेशन भी, ये कॉमन लिंक तो था ही, इसी मान लो ये जो लिंक है ये फुल डुप्लेक्स लिंक है। डुप्लेक्स लिंक है, डुप्लेक्स का मतलब ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है, इधर भी और इधर भी। तो ये कॉमन लिंक हो गया।
फिर ये इससे भी कनेक्ट हो गया, ये इससे भी कनेक्ट हो गया और इससे भी कनेक्ट हो गया। इसी तरह सारी डिवाइसेस दूसरी डिवाइसेस से पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो ऐसी टोपोलॉजीज को मेश टोपोलॉजी कहा जाता है, जहां पर डेडिकेटेड कनेक्शन होता है हर दो डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, अब इसके फायदे नुकसान दोनों चीजें हैं, तो पहले पढ़ लेते हैं। Every device has a dedicated point-to-point link to every other device. Every computer in the network has a connection to each of the other computers in that network. ठीक, अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने आएंगे, ये देखो कनेक्शंस टोटल कितने आएंगे। अगर मैं डुप्लेक्स की बात करूं, अगर एक लिंक डुप्लेक्स है तो वो इस डिवाइस के लिए भी काउंट होगा और इसके लिए भी काउंट होगा, है ना। अगर मैं ओवरऑल समझूं तो मान लो सपोज अगर n नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं तो एक डिवाइस के कितने लिंक्स होंगे, n-1 लिंक्स। भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 5 डिवाइस हैं तो एक डिवाइस 1 2 3 4 4 लिंक कैरी करेगी। तो नंबर ऑफ डिवाइसेस अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे, n मल्टीप्लाइड बाय n-1। भाई अगर यहाँ n की वैल्यू 5 है तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इतने नंबर ऑफ लिंक्स होंगे। लेकिन क्या इतने लिंक हमें नजर आ रहे हैं, यहाँ तो 20 है, यहाँ तो 10 दिख रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 लिंक्स नजर आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक लिंक दो डिवाइसेस के बीच में दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है। इस डिवाइस के लिए भी काउंट हो रहा है, इस डिवाइस के लिए भी काउंट हो रहा है। तो इसके नंबर ऑफ लिंक्स कितने हो गए, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो कितने हो गए, 10 लिंक्स हो गए। यहाँ पर ये 20 है, जबकि यहाँ पर एक्चुअली 10 लिंक से काम चल रहा है। क्यों, क्योंकि एक लिंक जो है वो डुप्लेक्स मोड में काम कर रहा है, दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर करने के लिए कॉमन लिंक हम यूज कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ये ध्यान रखना है, ये दिस इज हाउ इट इज मेंशन्ड। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हुई कि आपको दो डिवाइसेस के बीच में डेडिकेटेड कनेक्शन मिल रहा है। अगर डुप्लेक्स लिंक है तो n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ कनेक्शंस या नंबर ऑफ लिंक्स यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, जहां पर n इज द नंबर ऑफ डिवाइसेस, कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस इस नेटवर्क के अंदर है। दूसरा, हर एक डिवाइस को कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट की जरूरत होती है। आईओ पोर्ट क्या है, वो पोर्ट जिसकी हेल्प से ये दूसरी डिवाइसेस से कनेक्ट रह सकता है। तो एक डिवाइस को 4 से कनेक्ट होना है, एक को 1 2 3 4, तो मतलब n-1 पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर टोटल n डिवाइसेस का नेटवर्क है तो हर डिवाइस के पास n-1 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होने चाहिए, है ना। तो बस ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। n-1 स्टेशन से कनेक्ट करने के लिए n-1 आईओ पोर्ट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। अब हर एक टाइप की टोपोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आपको पढ़ने हैं। एडवांटेज क्या है मैश टोपोलॉजी का, भाई बहुत हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ये इजीली टॉलरेट कर सकता है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन आपने दे रखे हैं, है ना। उनकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो डिवाइसेस के बीच में डेडिकेटेड कनेक्शन है, उसको यूज करके डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा। बिकॉज मल्टीपल डिवाइसेस कैन ट्रांसमिट डेटा साइमल्टेनियसली। जैसे इन दोनों के बीच में ट्रांसमिशन चल रहा है, इन दोनों के बीच में ट्रांसमिशन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, अलग अलग लिंक पर ट्रांसमिशन होता रहेगा। सिक्योर है क्योंकि डेडिकेटेड लिंक है दोनों डिवाइसेस के बीच में। रॉबस्ट है क्योंकि एक डिवाइस मान लीजिए फेल हो गई या कोई एक लिंक ब्रेक हो गया तो पूरा सिस्टम आपका नहीं बैठता। जैसे ये है, मान लीजिए ये वाला लिंक फेल हो गया, ये वाला लिंक काम नहीं कर रहा, तो क्या फर्क पड़ता है, ये डिवाइस इसके थ्रू चली जाएगी। तो सिस्टम जो है, ये जो नेटवर्क है वो कंपैरेटिवली रॉबस्ट है। एक दो लिंक के या डिवाइस के फेल होने से नेटवर्क जो है वो बिल्कुल डाउन नहीं होगा, है ना। Adding additional devices does not disrupt data transmission between other devices। मतलब अगर मैं इसमें एक और नई डिवाइस ऐड करूं, मान लो ये डिवाइस मुझे ऐड करनी है, तो बस करना क्या है, कनेक्ट करना है सबसे, इससे भी कर दो, इससे भी कर दो, इससे भी कर दो, इससे भी कर दो, इससे भी कर दो। इस तरह कोई भी नई डिवाइस आप ऐड कर सकते हो। जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये ईजी है। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन और फॉल्ट आइसोलेशन भी इजी है। मतलब क्या हुआ इसका कि मान लीजिए कहीं यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये तो साफ पता चल जाएगा इस लिंक पे प्रॉब्लम है, अगर ये दो डिवाइसेस डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना और आइसोलेट करना, मतलब नेटवर्क में कहाँ पर प्रॉब्लम है ये चीज पता करना यहाँ पर आसान है। ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेज क्या है भाई, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यह है कि इतने सारे वायर्स आपने यूज कर लिए, तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ केबलिंग आप यूज कर रहे हैं, है ना। बहुत सारा हार्डवेयर आप यूज कर रहे हैं तो कॉस्टली हो जाएगा, नेचुरली बल्कि हो जाएगा। तो देखिए हाई अमाउंट ऑफ केबलिंग एंड द नंबर ऑफ आईओ पोर्ट्स रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली हम कह रहे हैं कि हर एक डिवाइस को सबसे कनेक्ट होना है तो इनपुट आउटपुट पोर्ट भी डिवाइस के पास उतने ही होने चाहिए। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द टोपोलॉजी इज डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग नेचुरली। इंस्टॉलेशन और रिकनेक्शन बहुत मुश्किल है। मतलब क्या हुआ कि एक डिवाइस आपको कनेक्ट करनी है तो हो सकता है पता नहीं कितनी मशीन से साथ उसे कनेक्ट करना पड़े,
है ना। अगर आपको रीइंस्टॉल करना है तो भी आपको दोबारा उतने कनेक्शन दोबारा लगाने पड़ेंगे। तो वायरिंग जो है वो हो सकता है अवेलेबल स्पेस आपके पास कम हो और वायरिंग इतनी ज्यादा हो जाए, तो ये इसकी बेसिक जो है वो डिसएडवांटेज रहती है कि कॉस्टली है, क्योंकि हार्डवेयर इसमें बहुत ज्यादा आपको चाहिए और ये बहुत ज्यादा स्पेस एफिशिएंट भी नहीं है। अब दूसरी तरह की टोपोलॉजी आती है जिसे हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, जो काफी सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड होती है नेटवर्क में। क्या होती है, डायग्राम से समझो। इसमें क्या है, इसमें एक सेंट्रल हब होता है, सेंट्रल डिवाइस होती है हब, जिसकी हेल्प से डिफरेंट डिवाइसेस या डिफरेंट स्टेशंस कनेक्टेड रहते हैं। अब क्या है, मान लीजिए आपके नेटवर्क में 4 डिवाइस हैं, तो हब के अंदर 4 पोर्ट होंगे और उन एक पोर्ट से एक डिवाइस को कनेक्ट कर लिया जाता है। ये एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है। अब ये स्टेशंस आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हब के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। मान लीजिए इस स्टेशन को इससे बात करनी है, तो ये डेटा को हब को भेजेगा और हब इस डेटा को स्टेशन को भेजेगा। ठीक है, इस तरह से ये काम करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें इज आउट हुई। एक स्टेशन को कितने आईओ पोर्ट की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ एक आईओ पोर्ट की रिक्वायरमेंट है इस हब से कनेक्ट होने के लिए, है ना। पहले क्या था, एक स्टेशन को n-1 आईओ पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन हब के थ्रू ही सारा कम्युनिकेशन होना है। अब अगर हब फेल हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये आपकी स्टार टोपोलॉजी आती है। अब पढ़िए, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड कॉल्ड अ हब। द हब मैनेजेस द डेटा फ्लो बिटवीन द डिवाइसेस। इफ वन डिवाइस वांट्स टू सेंड डेटा टू अनदर डिवाइस, इट हैज टू फर्स्ट सेंड द इंफॉर्मेशन टू द हब एंड देन हब ट्रांसमिट दैट डेटा टू द रिक्वायर्ड डिवाइस। बता दिया मैंने ये। द हब और द स्विच मैनेज एंड कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, अब जो एक स्टार है वो एक लैन टोपोलॉजी हो सकती है जहां पर इंडिविजुअली एक सेंटर पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं, ये बाद में देखेंगे। इतने आइडिया समझ आ गया। अब हर एक टाइप की टोपोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमारे पास है। ये इजी टू इंस्टॉल है, इजीली आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बस आपको हब से कनेक्ट करना है डिवाइस को, इमीडिएटली वो नेटवर्क का पार्ट बन जाएगी। रिकॉन्फिगर आराम से कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ एक लिंक और एक आईओ पोर्ट की रिक्वायरमेंट है हर डिवाइस को, है ना। अब बहुत कम केबलिंग की रिक्वायरमेंट है एज कंपेयर टू मैश टोपोलॉजी जो अभी हमने देखी थी। इजी टू ऐड और रिमूव अ कंप्यूटर टू द नेटवर्क। क्यों, क्योंकि बस एक डिवाइस को आपको ऐड करना है तो बस उसके पोर्ट को हब से कनेक्ट करना है, रिमूव करना है तो हब से डिटैच कर देना, वो रिमूव हो जाएगा। रॉबस्ट है क्योंकि अगर मान लीजिए एक कंप्यूटर फेल होता है या ये लिंक फेल होता है तो बाकी किसी पे कोई असर नहीं होगा, है ना। फिर इजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन। वही ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी एक लिंक में प्रॉब्लम आई तो क्लियरली पता चलेगा कौन से लिंक में दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसी लिंक के थ्रू कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, तो ये भी आसान है। मुश्किल कहाँ है, मुश्किल ये है कि ये हब है, एक अकेला सेंट्रलाइज हब है जिसके ऊपर पूरा सिस्टम डिपेंड कर रहा है। अगर यही फेल हो गया तो सारा सिस्टम आपका फेल हो जाएगा। तो देखिए, कैन हैव अ हायर कॉस्ट टू इंप्लीमेंट एज ईच कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू द हब। ठीक है, ये हायर कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन बाकी रेस्ट ऑफ द टोपोलॉजीज के कंपैरिजन में यहाँ बताया हुआ है। द सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस डिटरमाइंस द परफॉर्मेंस एंड नंबर ऑफ नोड्स द नेटवर्क कैन हैंडल। मतलब क्या हुआ कि इस हब में जितने पोर्ट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ स्टेशन आप इसमें लगा सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ स्टेशन बढ़ाने हैं तो आपको हब चेंज करना पड़ सकता है ना। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसमें कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितनी डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता है। इफ द सेंट्रल कंप्यूटर हब और स्विच फेल्स, द एंटायर नेटवर्क गोज डाउन एंड ऑल द कंप्यूटर्स आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क। ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये बॉटलनेक बन गया। आप एक ही डिवाइस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो नेचुरली वो डिवाइस अगर ठप होगी तो पूरा नेटवर्क आपका बैठ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरी तरह की आती है आपकी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या है, देखिए इसमें एक कॉमन बस है। किस तरह से करते हैं, मान लीजिए आपको एक लैन बनानी है ना, आपको एक रूम के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, तो आप क्या करते हैं, एक मोटा सा बस का केबल होता है जो पूरे के पूरे रूम के अंदर लेआउट बना देते हैं। बड़ा एक केबल है जिसको हम बस बोलते हैं, उसको पूरे केबल में पूरे रूम में बिछा देते हैं लॉन्गर स्ट्रेंथ पर। ठीक है, दोनों एंड पर इसको टैप बंद कर देते हैं जिससे कि सिग्नल जो है वो रिफ्लेक्ट ना हो। अब आपको जहां जहां कंप्यूटर लगाने हैं वहां वहां पतले पतले वायर्स, जिन्हें हम ड्रॉप लाइंस कहते हैं, उनकी हेल्प से इस पूरे के पूरे जो बस होती है ना वहां पर यहाँ पंक्चर करके ड्रॉप लाइन कनेक्ट करके वहां हम अपने कंप्यूटर्स को अटैच कर लेते हैं। जैसे यूजुअली आपने देखा होगा कंप्यूटर लैब्स के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स लगे होते हैं, तो बस आर्किटेक्चर में ही जनरली वो लगे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बना लेते हैं, इसको हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। क्या होता है, कॉमन केबल है, मेन केबल है ना, उसके ऊपर छोटे छोटे ड्रॉप लाइन की हेल्प से डिफरेंट स्टेशन जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर टैप्स लगे होते हैं, इन टैप्स की वजह से क्या होता है, हल्का हल्का कट होता है। भाई ऑब्वियस सी बात है कि एक लंबा केबल है, भाई कॉमन केबल आपने ले रखा है, तो जो ये कॉमन केबल है इसके ऊपर जब डेटा ट्रांसमिट होता है, तो जब डेटा ट्रांसमिट होता है तो धीरे धीरे जो सिग्नल की एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है, वायर गर्म होने लगता है, उससे क्या होता है कि जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो भी कम होती है। और जो ये बीच में आपने पंक्चर किया हुआ है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, इनकी वजह से भी सिग्नल रिफ्लेक्ट करता है, उससे भी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है। इसलिए जो ये बस केबल की लेंथ है
वो आप एक लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कितना भी लंबा केबल आप बना सकते हैं, वरना सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होगी, डेटा का जो ट्रांसमिशन होगा, उसकी इफेक्टिवनेस कम होने लगेगी। तो नंबर ऑफ स्टेशन आप कितने कनेक्ट कर सकते हो, इस केबल की लेंथ कितनी कर सकते हो, उस पर लिमिट्स होती है। ठीक है, अब एक बार इसको पढ़ो। Nodes are connected to the bus cable by drop lines and taps. As the signal travels through the backbone, इसको backbone कहते हैं, it becomes weaker, and as it travels farther, some of its energy is transferred into heat energy. So there is a limit on the number of taps a bus can support and on the distance between those two taps. Terminate both ends of the bus with terminators to prevent signal reflection. तो ये बस टोपोलॉजी आपकी हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या समझ में आ रहा है? देखो, मल्टी पॉइंट कनेक्शन है ये। एक कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम को मल्टीपल स्टेशन आपस में शेयर करेंगे, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि एक टाइम पर एक ही स्टेशन अपना डेटा भेजे। मान लो एक ही टाइम पर इसने भेज दिया, एक ही टाइम पर इसने भेज दिया, यहाँ समवेयर इन बिटवीन वो डेटा जो होगा वो दोनों का आएगा और यहाँ पर कोलाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन जो मीडियम आप यूज कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और जो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स हैं वो भी हमें लगाने पड़ेंगे, जिसमें मल्टीपल स्टेशन कॉमन चैनल को एक्सेस एक साथ ना करें, उसके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हमें एम्प्लॉय करने पड़ते हैं। तो दिस इज योर बस टोपोलॉजी। अब इसका क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टोपोलॉजी के साथ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पूछे जाते हैं। देखिए, बस टोपोलॉजी कहाँ काम करती है? जहाँ छोटा सा नेटवर्क हो, नंबर ऑफ स्टेशंस कम हो, आप बस टोपोलॉजी बना दो, उसको कॉन्फ़िगर करना इजी होता है, इंस्टॉलेशन आसान होती है, कम केबल की जरूरत होती है। छोटा आपने एक रूम के अंदर मोटा बड़ा सा केबल लगा दिया और बस ड्रॉप लाइन से उस पर कनेक्ट करते जाओ, तो नंबर ऑफ केबल्स जो है वो यहाँ पर रिड्यूस्ड होते हैं। रिडंडेंसी जो है वो एलिमिनेट हो जाती है, मतलब बार बार आपको वायर जो आपने मैश में लगा रखे थे वो सब यहाँ पर खत्म हो गए। डिसएडवांटेज क्या है? कई बार क्या होता है, एक कॉमन पूरी की पूरी बस है, उस पर कॉमन बस पर अगर मान लो यहीं कहीं कट आ गया तो पूरा नेटवर्क आपका बैठ जाएगा, है ना, क्योंकि ट्रांसमिशन जो है वो पूरे चैनल में एक साथ चलता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये देखिए, इट कैन बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इफ द होल नेटवर्क गोज डाउन। यही नहीं पता चलेगा कि कहाँ प्रॉब्लम आई है, क्योंकि पूरा केबल जो है वो सारे स्टेशन यूज करते हैं। फिर इट कैन बी हार्ड टू ट्रबल शूट द इंडिविजुअल डिवाइस इश्यूज। भाई ऑब्वियस सी बात है कि सारी डिवाइसेस इस कॉमन चैनल का यूज कर रही हैं, मान लो ये लिंक कहीं काम नहीं कर रहा, तो ये नहीं पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, स्टेशन में प्रॉब्लम है, तो सेपरेट करना मुश्किल है। फॉल्ट को आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करना यहाँ पर कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। इट कैन बी हार्ड टू ट्रबल शूट इंडिविजुअल डिवाइस इश्यूज, है ना। बस टोपोलॉजी इज नॉट ग्रेट फॉर लार्ज नेटवर्क। बड़े नेटवर्क होंगे तो बस का केबल जो है उसकी लेंथ बढ़ेगी, नंबर ऑफ स्टेशन जो होंगे वो शेयर कर रहे होंगे कॉमन मीडियम को, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, तो इसलिए छोटे स्टेशन, मतलब छोटे कम नंबर ऑफ स्टेशन में बस टोपोलॉजी जो है वो इफेक्टिव होती है। टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर बोथ एंड्स ऑफ द मेन केबल, ये बात हमने ऑलरेडी देख ली। एडिशनल डिवाइसेस जो हैं वो नेटवर्क को स्लो डाउन कर सकती हैं, क्योंकि नेटवर्क की एक कॉमन केबल की कैपेबिलिटी सारी डिवाइसेस आपस में शेयर कर रही हैं। अगर मेन केबल ही डैमेज हो जाए तो फिर जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो या तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है या उसकी कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, ब्रेक हो जाता है नेटवर्क। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। फिर आता है आपका रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या है, ये किस तरह से होती है? देखिए, रिंग की फॉर्म में डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, एक कॉमन केबल है, ठीक है। इस कॉमन केबल पर हर एक डिवाइस, बहुत ध्यान से देखना, ये हर एक डिवाइस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना के रखी हुई है। कैसे? अपने लेफ्ट साइड की और अपने राइट साइड की। हर एक डिवाइस अपने लेफ्ट और राइट की जो डिवाइसेस हैं उनके साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में अटैच्ड है। अब ये काम कैसे करती है? मान लीजिए इस डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो मान लीजिए किसी भी स्टेशन को डेटा ट्रांसमिट करना है, एक बार में एक स्टेशन डेटा ट्रांसमिट करेगा, उसके लिए यहाँ पर एक कंट्रोल फ्रेम होता है जिसको हम टोकन कहते हैं, वो भी यहाँ पर सर्कुलेट होता रहता है, जिसको हम टोकन बोलते हैं। तो ये टोकन, जिस भी डिवाइस को डेटा ट्रांसमिट करना है वो टोकन का वेट करती है, जैसे ही उसे टोकन मिला वो अपना डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देती है। एक डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, रिंग एक ही डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। अब ये डेटा यहाँ से निकला, मान लो ये डेटा इस डिवाइस को मिलना है, इसके लिए है, तो ये डेटा यहाँ से निकला, इसे मिला, सबको मिलेगा रास्ते में, इसको मिला, इसने इसको ओपन किया पैकेट को, इंफॉर्मेशन को, इसने देखा कि ये डेस्टिनेशन मैं नहीं हूँ इसका, तो इसने क्या किया, वापस इसको रिपीटर, हर एक डिवाइस जो है वो रिंग के साथ एक रिपीटर के साथ कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जितना भी डेटा की स्ट्रेंथ लॉस हुई, रिपीटर क्या करता है, उस स्ट्रेंथ को रीगेन करा देता है। मतलब जैसे मान लो इस तरह से इस इंटेंसिटी पे डेटा जा रहा था, है ना, और जाते जाते वो स्लो हो गया, मतलब वो छोटा एम्पलीट्यूड कम हो गया, तो रिपीटर क्या करेगा, वापस उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ पे उसको ले आएगा। तो रिपीटर बेसिकली क्या करता है, सिग्नल की जो एनर्जी होती है ना उसको रिस्टोर कर देता है। तो उससे क्या हुआ, जैसा जिस एनर्जी का सिग्नल यहाँ से निकला था उसी एनर्जी का सिग्नल यहाँ से ये आगे
फॉरवर्ड कर देता है। अब ये डिवाइस के पास जाता है, ये भी उसको चेक करती है मेरे लिए तो नहीं है, अगर इसके लिए नहीं है तो ये फिर रिपीटर की हेल्प से रीजनरेट करके उस डेटा को आगे भेज देती है। इसी तरह जब वो इसके पास पहुंचता है तो ये उसको रिसीव कर लेती है। तो ये रिंग टोपोलॉजी इस तरह से काम करती है। हर एक डिवाइस अपने से जो अपने जो नेबर है, डायरेक्ट नेबर, उनके साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना के रखी होती है। ठीक है, अब क्या हो सकता है? हो सकता है कि इस रिंग में कहीं ना कहीं कोई ब्रेक आ जाए। मान लो ये मेन रिंग है, इसके अंदर कहीं कोई ब्रेक आ गया, तो उस केस में क्या होता है, उसके लिए हम डुअल रिंग्स भी कई बार यूज कर लेते हैं। डबल रिंग होती है, मान लो मेन वाली रिंग इस डायरेक्शन में काम कर रही है तो डुअल रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। अगर ये कहीं ब्रेक हो गई तो जो डेटा का ट्रांसफर है वो डुअल रिंग पे शिफ्ट हो जाता है, ऑक्सिलरी रिंग पे शिफ्ट हो जाता है, और जब ये रिपेयर हो जाती है तो वापस डेटा ट्रांसफर इस पे करने लगता है। तो अभी फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान रखो, बाकी इसमें डिटेल में हम बाद में देखेंगे। तो ये टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी इस तरह से आपकी काम करती है। अब पढ़िए, ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन विद ओनली द टू डिवाइसेस ऑन ईदर साइड ऑफ इट। ठीक है, a signal is passed along the ring in one direction from one device to another until it reaches its destination. Each device in the ring incorporates a repeater. When a device receives a signal intended for another device, its repeater regenerates the bits and pass them along. Regenerate मतलब दोबारा से जनरेट करके इस पे चैनल पे पास कर देते हैं। तो दिस इज योर रिंग टोपोलॉजी। इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है वो देखते हैं। एडवांटेज क्या है, इजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फिगर है एज कंपेयर टू मैश टोपोलॉजी। ईच डिवाइस इज लिंक्ड टू ओनली इट्स इमीडिएट नेबर। जब मैश में तो सारी डिवाइसेस से कनेक्ट करना पड़ता था, इसमें सिर्फ 2 से कनेक्ट करना है। फिर फॉल्ट आइसोलेशन यहाँ कंपैरेटिवली सिंप्लीफाई हो गया। जनरली क्या होता है ना, रिंग के अंदर जो नेटवर्क मैनेजर होता है ना, एक कंट्रोल सिग्नल घूमता रहता है ना, तो चेक करते रहते हैं कि कुछ कुछ टाइम के बाद वो कंट्रोल सिग्नल उन्हें मिलना चाहिए, डेटा ट्रांसफर दिखना चाहिए। अगर किसी स्टेशन को या जो कंट्रोल मैनेजर बैठा होता है उसको कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम तक उसने कुछ सुनाई नहीं दिया रिंग के ऊपर कि कुछ चल रहा है, कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, तो फिर वो देखता है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है ना, वो अलार्म जनरेट करता है। तो देखिए, जनरली इन अ रिंग अ सिग्नल इज सर्कुलेटिंग एट ऑल टाइम्स। इफ वन डिवाइस डज नॉट रिसीव अ सिग्नल विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, इट कैन इशू एन अलार्म। द अलार्म अलर्ट्स द नेटवर्क ऑपरेटर टू द प्रॉब्लम एंड इट्स लोकेशन। भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी डिवाइस को बहुत देर तक कुछ नेटवर्क पे सिग्नल सुनाई नहीं दिया तो वो एक अलार्म जनरेट करती है, तो नेटवर्क ऑपरेटर को पता चल जाता है कि कहाँ पे अलार्म जनरेट हुआ, वहां पर वो चेक करता है कि फंक्शनिंग सही चल रही है कि नहीं, है ना। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, all the data being transferred over the network must pass through the each workstation unnecessarily। देखो यहाँ है, इस स्टेशन को इससे बात करनी है, या मान लो इससे भी बात करनी है, डेटा ट्रांसमिट इस डायरेक्शन में होना है, तो वो यहाँ से घूम के इस तक आएगा, ये प्रॉब्लम है ना। मल्टीपल स्टेशन जिनके पास वो डेटा नहीं भी जाना चाहिए था, वो भी उस डेटा को रिसीव करते हैं। ठीक, इससे क्या होता है, स्लोअर होता है डेटा ट्रांसमिशन। इमीडिएट होने के बजाय हर एक डेटा को रिसीव करेगा, ओपन करेगा, फिर रीजनरेट करेगा, फिर चैनल पे डालेगा, फिर वो आगे जाएगा, तो इससे ट्रांसमिशन में डिले आता है। एंटायर नेटवर्क विल बी इंपैक्टेड इफ वन वर्क स्टेशन शट डाउन। मतलब अगर मान लो इसने काम करना बंद कर दिया तो जो सिग्नल यहाँ पहुंचा वो आगे जा ही नहीं पाएगा। अगर एक वर्क स्टेशन काम नहीं कर रहा तो पूरे नेटवर्क पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, फिर देखिए, ब्रेक इन द रिंग सच एज डिसेबल्ड स्टेशन कैन डिसेबल द एंटायर नेटवर्क, जो हमने बात की। इट कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग अ डुअल रिंग, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। कंस्ट्रेंट्स रिलेटेड टू मैक्सिमम रिंग लेंथ एंड नंबर ऑफ डिवाइसेस भी यहाँ पर होते हैं। मैं बाद में इस बात के बारे में बताऊंगी जब मैं टोकन बस की टोकन रिंग आपको पढ़ाऊंगी। तो मतलब कुल मिला के बात क्या है कि कॉमन, जैसे बस में था ना कि कॉमन आप केबल यूज कर रहे हैं सबको कनेक्ट करने के लिए, ऐसे ही यहाँ पर भी आप ये जो रिंग की लेंथ है, ये ऐसा नहीं है कि कितनी भी लंबी आप रिंग बना सकते हैं, कितने भी स्टेशन इस पर कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ रिंग की जो केपेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग कुछ फिक्स नंबर ऑफ स्टेशन, मैक्सिमम एक सीलिंग होती है कि उतने ही नंबर ऑफ स्टेशन, उससे ज्यादा आप बढ़ाएंगे तो उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होने लगेगी। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डिफरेंट टोपोलॉजीज। फिर लास्ट में आती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड का मतलब प्रैक्टिकली जब आप एक नेटवर्क को लेआउट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि पूरा नेटवर्क बस टोपोलॉजी में हो, बहुत बड़ा नेटवर्क आपको बनाना है तो आप डिफरेंट टोपोलॉजीज को कंबाइन करके टोपोलॉजी या फिजिकली नेटवर्क को लेआउट करते हैं। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है, तो इसमें स्टार और बस दोनों टोपोलॉजीज बनाई हुई है। देखो ये स्टार टोपोलॉजी है, एक हब है, हर एक हब से एक पूरी बस कनेक्टेड है। ये देखिए, एक पोर्ट पे पूरी बस है, ऐसे ही इस पोर्ट पे पूरी बस है, इस बस के ऊपर 3 स्टेशन हैं। तो यहाँ ये हाइब्रिड टोपोलॉजी है जिसमें स्टार और बस दोनों टोपोलॉजीज को कंबाइन किया हुआ है। दैट्स इट, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ आए हैं और ये सारे AKTU के PYQs ही हैं। देखिए, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेश टोपोलॉजी, डिफाइन वेरियस नेटवर्क टोपोलॉजीज विद डायग्राम फीचर्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेटवर्क टोपोलॉजीज, लिस्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, लिस्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ
स्टार टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ कनेक्शन, मोड्स ऑफ ट्रांसफर, इनके ऊपर 2-2 नंबर में बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इसके बाद एक और बार मैं बता देती हूँ आपको कि एमसीए में इंटीग्रेटेड जो कोर्स चलता है आपका, बीसीए प्लस एमसीए 5 ईयर का कोर्स है एकेटीयू में, उसमें थर्ड ईयर में आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको। इसमें आपके बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी कंप्लीट एक कॉम्बो पैक आपका अवेलेबल है। सेम 5 सेम 6 के टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको इसमें मिल रहे होंगे बेटा। इसमें आप एनरोल करके अपनी पढ़ाई टाइमली स्टार्ट कर सकते हैं। सारे ही लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे, और आप लोग चाहें तो सिर्फ सेम 5 के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें सेम 5 के 4 सब्जेक्ट्स जो होंगे वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।